प्रिय विद्यार्थियों, MSW01 समाज कार्य का उद्गम और विकास के चौथे खंड की तीसरी इकाई राज्य और समाज कार्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप प्राचीन और मध्यकाल के शासकों द्वारा की गई पहलों से अवगत हो सकेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान राज्य के द्वारा की गई पहलों को रेखांकित कर सकेंगे और स्वतंत्रता पश्चात राज्य और केंद्र सरकार की पहलों का विवरण दे पाने में सक्षम होंगे। भारत में समाज कार्य का लंबा इतिहास रहा है। यद्यपि व्यवसाय के रूप में समाज कार्य पश्चिमी देशों द्वारा स्वीकार और विकसित किया गया है, फिर भी जिन आधारों पर समाज कार्य खड़ा हुआ है उन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है और प्रस्तुत इकाई में राज्य द्वारा की गई उन पहलों को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है जो समाज कार्य से संबंधित है। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में समाज कार्य के पहलों से। वैदिक काल से ही सुदृढ़ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भारतीय परंपराओं के अभिन्न अंग रहे हैं। समाज सेवा की भावना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होती थी और इसने ही समाज में अलग अलग व्यक्तियों और संगठित समूह को कल्याण की भावना के तहत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि राजतंत्र ने लोगों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत से शासकीय पद बनाए थे। प्राचीन ग्रंथों जिसमें मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वेदव्यास का महाभारत है, ने वैज्ञानिक शासन व्यवस्था के उदाहरण के रूप में राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख किया। अर्थशास्त्र और महाभारत में बहुत पहले की निर्वाचक प्रणाली की भी चर्चा की गई, जिसमें किस तरीके से एक राजनीतिक संस्था के दौरान राज्य के कर्तव्य होने चाहिए, राजा के कर्तव्य होने चाहिए, उनकी चर्चा की गई है। गरीबों की सहायता करना और राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता व रक्षा करना राज्य का कर्तव्य था। आश्रित और रोगी व्यक्तियों के लिए विशेष प्रयास किए जाते थे। प्राचीन तथा मध्यकाल तक नगर प्रशासन, उद्योगों, मनोरंजन केंद्रों, वन भूमि, सिंचाई कार्य, शमशान घाट, भोजनालय, यात्री निवास निर्माण के लिए राज्य उत्तरदायी था। इसके साथ लोगों की आर्थिक सहायता करना, उनके लिए विभिन्न तरीके की सुविधाएं जुटाना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके लिए दूसरे अवसर तैयार करना, इन सारी चीज़ों को हम लोग राज्य के तहत देख सकते थे। उपनिवेश काल में समाज कार्य के पहले हमारा दूसरा शीर्षक है। उपनिवेश अवधि के दौरान पूरी तरीके से एक नई व्यवस्था बन गई थी और उसके साथ नई तरीके की सामाजिक शक्तियां जैसे धर्म, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कानून, न्यायिक प्रशासन की प्रणाली इत्यादि आई थी। इससे पहले इस तरीके की चीज़ें कम आई थी। उपनिवेशी राज्य का मुख्य ध्यान केवल अपने राज्य का विस्तार करना और उसे बनाए रखना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा प्रशासन ने अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। 1770 और 1860 के बीच उपनिवेशी भारत में कई अकाल पड़े। अकाल की समस्या से निपटने के लिए उनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं थी और 1890 से 1909 के पहले वर्षों के दौरान बहुत से प्रयोग किए गए, लेकिन वो असफल सिद्ध हुए। 1880 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। बाद में 1883 में अकाल संहिता भी तैयार की गई थी, जिससे भारत में पड़ने वाले अकालों को लेकर के कुछ नीति की जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन बहुत हद तक हम लोग देखते हैं कि इससे राहत भारत को नहीं मिली। मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई और इसने एक तरीके से लोगों के बीच में परिवहन और संचार की सुविधा को शुरू किया। लोग जुड़ने लगे आपस में, इसके तरह लोगों का संपर्क ज़्यादा बढ़ा। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी प्रशासन विभाग को भारत की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया। जैसा हम लोग आगे चल करके मैकाले के मिनट्स के रूप में इसको देखते हैं। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर के देखते हैं। भारत में होने वाली पढ़ाई में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करने के तौर पर देखते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रशासकीय नौकरियों में विश्वविद्यालय शिक्षण या विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्राप्ति की अनिवार्यता और अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और 18वीं शताब्दी के अंत तक कलकत्ता में भारतीयों के लिए अस्पताल खोला गया था। 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई और मद्रास में भी भारतीयों के लिए अस्पताल शुरू किए गए। 1840 तक प्रेसिडेंसियों के अलावा विभिन्न बड़े शहरों में भारतीयों के लगभग 1 दर्जन अस्पताल खोले गए थे। तो इस तरीके से उपनिवेश काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शिक्षा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और इन सारी चीज़ों को लेकर के काम किया गया। स्वतंत्र भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों की चर्चा अब हम लोग करेंगे।
समाज कार्य व्यवसाय की विचारधाराओं, अवधारणाओं और दृष्टिकोण में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बड़ा परिवर्तन देखा गया। यहाँ समाज कार्य व्यवसाय को वर्तमान आवश्यकताओं और चुनौतियों से जोड़ने पर बल दिया गया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्रों के विस्तार आदि ने समाज कार्य प्रणाली के क्षेत्र को और अधिक व्यापक किया। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अवधारणा को स्वीकार किया गया, जिसका तात्पर्य है कि लोगों के सर्वमुखी कल्याण के लिए राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इस अवधारणा को समझ सकते हैं, जैसे श्रमिकों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, अल्पसंख्यक अल्पवयस्क व्यक्तियों और बच्चों के नियोजन, वयस्क और बाल कामगारों के घंटे निर्धारित करना, उनके अवकाश को निर्धारित करना, मजदूरी को तय करना, सही छुट्टी आदि के प्रावधान, विभिन्न अधिनियम बना करके, जैसे पूर्व में कारखाना अधिनियम था, फैक्ट्री अधिनियम था, उसमें समय के अनुकूल आज़ादी के बाद बदलाव ला करके इस तरीके से प्रावधान किए गए जिससे मजदूरों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। आगे इसमें हम लोग देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा भी जोड़ी गई, जो एक तरीके से स्त्री और पुरुषों के भेद को कम करती है। दूसरा, जनजाति लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई अद्वितीयता को इसी दौरान मान्यता दी गई। यह माना गया कि जनजातीय जो लोग हैं वो एक संस्कृति के वाहक होते हैं, अतः उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वे अपनी संस्कृति और को बचाए रख सकें, इसीलिए उसको मान्यता दी गई और ऐसे प्रावधान किए गए जिससे वह अपनी संस्कृति को बचाए रखने में कामयाब संस्थाओं का निर्माण कर सके। इस बारे में उन्हें छूट दी गई। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इस दिशा में क्रांतिकारी कानून था। 5वीं और 6वीं अनुसूची का मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण प्रशासन को सुदृढ़ करना था। सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो परियोजना प्रोजेक्ट थे वो शुरू किए, जिनका उद्देश्य एक बिल्कुल आज़ादी प्राप्त किए हुए राष्ट्र या देश में स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के जरिए लोगों में विकास करना और लोगों की उन्नति और उनके कल्याण के लिए प्रेरित करना था। ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। जैसा कहा भी जाता है भारत गांवों का देश है, तो ग्रामीण विकास पर बहुत जोर दिया गया है। रोजगार है, कृषि है और पूरक व्यवसाय है, इन सारी चीज़ों, मार्केटिंग है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया जिससे ग्रामीण विकास हो सके। और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के हमारे सेनानियों ने एक आदर्श गांव की परिकल्पना भी की, जिसको आधार बना करके ग्रामीण विकास के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन संविधान ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रम बनाने और उनके निष्पादन की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई। बाल कल्याण की अवधारणा, बाल कल्याण की अवधारणा समाज कार्य की बदलती हुई अवधारणा के साथ परिवर्तित हुई है। इसके साथ महिला कल्याण, युवा कल्याण भी जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय आगे चल करके युवा केंद्र खोले गए, लोगों को युवा लोगों को जोड़ा गया। युवा मतलब यूथ पॉलिसी सरकार द्वारा अपनाई गई। इस तरीके से कार्य किए गए। स्कूली शिक्षा में संबंधित मामलों पर केंद्रीय और राज्य सरकार को सहायता और सलाह देने एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए NCERT की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई, जो एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर कार्य करती है। विभिन्न राज्यों में SCERT संस्थाएं काम करती है, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को निश्चित करती है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के कार्य करती है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कई पहल की गई। मसलन एक तरीके से उच्चतर शिक्षा के मानकों में समन्वय, निर्धारण, अनुरक्षण और अनुदान प्रदान करने के लिए UGC का निर्माण किया। AICTE का निर्माण किया गया और बहुत सारी संस्थाएं मेडिकल के क्षेत्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई। विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया गया। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई। NAAC बनाया गया। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि भारत में समाज कार्य में प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद समाज कार्य को लेकर के राज्य द्वारा कौन कौन सी पहलें की गई और किस तरीके से उनमें बदलाव आया है।